हे डियर लर्नर्स, तो आज की जो पोएम है वो है द बॉल पोएम, जो है एक जो नाम से हमें पता चल रहा है कि बॉल से रिलेटेड कुछ कहानी होगी या कुछ स्टोरी होगी इस पोएम की। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे प्रीवियस वीडियो जो है, जो प्रीवियस पोएम्स एंड द बुक्स के जो स्टोरीज हैं फर्स्ट टाइप के, वो मैंने कवर कर दिए हैं, तो वो सारा आप देख लीजिएगा। एग्जाम पॉइंटर्स के वो रेडी है, बिल्कुल आप उसको बिल्कुल आराम से पढ़ के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, द बॉल पोएम जो है वो टेक्स्ट आई हैवंट इंक्लूड हियर एज ऑलवेज, क्योंकि वो टेक्स्ट तो आप ओरिजिनल से पढ़ लेंगे। ये जो बॉल पोएम्स है ना, बॉल पोएम है, ये लिखी किसने है सबसे पहले जान लेते हैं। ये इसके जो पोएट है उनका नाम है जॉन बैरीमैन। जॉन बैरीमैन ने ये लिखा है और ये है इनके एक इमेज व्हिच आई हैव एडेड, क्योंकि ये थोड़ा याद करने में इजी होता है। आते हैं हमारे सीधे इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट, आते हैं सीधे इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं पोएट का। जॉन बैरीमैन जो है, इनका लाइफ स्पैन आप समझ लीजिए कि दैट इज फ्रॉम 1914 टू 1972। ये 1972 तक इनका लाइफ स्पैन है और ये एक अमेरिकन है जो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स कैरनिंग वेल्स ने लिखा था, वो भी अमेरिकन थी, ये भी अमेरिकन है और ये स्कॉलर भी हैं, मतलब कि बहुत पढ़े लिखे हैं। ही इज नोन फॉर राइटिंग पोएट्री दैट डील्स विद themes like loss, grief, identity. His style is confessional, often deeply personal and emotional. देखिए, जो ये पोएट हैं, अगर जब भी आप इनका सेंट्रल आइडिया लिखेंगे इस पोएम का, तो थोड़ा सा अगर ऑथर के बारे में बताना चाहेंगे तो आप ये बताएंगे कि ये ऑथर जो है वो थोड़े पेसिमिस्टिक हैं। पेसिमिस्टिक मतलब जो हमेशा ऐसी पोएम्स लिखते हैं जिसमें एक मीनिंग होता है और जो हमेशा लॉस की बात करता है। जो हमारी हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल दैट वाज ह्यूमरस इन टोन, और ये क्या है, लॉस की बात करता है, मतलब जिसका कुछ खो जाता है, कुछ खोने की बात करता है। और ग्रीफ यानी कि दुख की बात करता है। आइडेंटिटी और इनका जो स्टाइल है वो हमेशा कन्फेशनल है। कन्फेशनल मतलब होता है किसी चीज को, जब जैसे कोई पोएट है वो किसी चीज को फील करता है, एक ऐसा कोई इंसिडेंट या लाइफ लेसन जो वो खुद फील करता है, उसको जब वो अपने पोएट्री में लिखता है उसको कहते हैं हम कन्फेशनल। कन्फेशन मतलब किसी चीज को मानना, स्वीकार करना। तो ये जो पोएट है ये उसी टाइप के कन्फेशनल है, मतलब इन्हें रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड चीजें लिखते हैं और ये ऑफन डीपली पर्सनल एंड इमोशनल। मैंने वो बताया कि पर्सनल मतलब जो खुद पे फील करते हैं, खुद से रिलेटेड चीजें हैं उनकी, और इमोशनल पोएम्स ये लिखते हैं। हिंदी एज ऑलवेज आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इस पोएम के इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है, द बॉल पोएम इज अ थॉट प्रोवोकिंग piece that seems simple but carries a deep philosophical message. It narrates how a boy lost his ball, but through this small incident he learns the value of loss and how to cope with it. मतलब ये है कि ये जो पोएम है इसमें क्या बताया गया है कि इसमें एक बच्चे को दिखाया गया है जो समुद्र के किनारे बॉल से खेल रहा है, ठीक है, फुटबॉल है, उससे वो खेल रहा है और वो अपनी बॉल को खो दे रहा है। उसकी बॉल समुद्र में कहीं चली जाती है या कहीं गुम हो जाती है। वो बॉल को खोता है, ये तो एक इंसिडेंट है, लेकिन एक छोटा सा इंसिडेंट जिससे बॉल का खोना, ये इस पोएम में ये बताने की कोशिश करता है कि इसी तरह इंसान का जीवन है। इंसान जो है वो जीवन में कैसे अपनी कुछ चीजों को खो देता है जो उसे कभी नहीं मिलती हैं। उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिसको उसे संभालना पड़ता है। अगर वो उसे नहीं संभालता है तो वो जीवन भर के लिए उस चीजों को खो देता है, और कैसे फिर वो बिना उस चीज के, बिना उस ऑब्जेक्ट के, या अगर हम किसी इंसान की बात करें तो बिना उस इंसान के कैसे वो रहना सीखता है, कैसे वो एडजस्ट करना सीखता है। ये एक छोटा सा इंसिडेंट हमें सिंबलाइज यही कर रहा है कि ये हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ है। कि इस बॉल को एक ऑब्जेक्ट की तरह दिखाया गया है, हमारी लाइफ के एक इंसिडेंट की तरह, कि कैसे हर इंसान के जीवन में कुछ न कुछ जिम्मेदारियां, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो कभी न कभी कुछ न कुछ खोता जरूर है, खो देता है। उसके बाद वो कैसे उससे एडजस्ट करता है, कैसे उसके बिना रहता है, उसका लाइफ कैसा होता है, ये सिंबलाइज करता है। ये पोएम इसी बारे में है। डीप फिलोसॉफिकल इस पोएम को इसलिए कहा गया है
क्योंकि ये पोएम देख सुनने में तो बहुत आसान है कि द बॉल पोएम, एक बच्चे की है बॉल है जो खो गई है, वो उस बॉल के लिए बहुत परेशान है, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि जब आप इसे लाइफ से रिलेट करेंगे तो समझ में आएगा कि इंसान के जीवन में भी यही होता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम यही है। स्टैंजा वाइज समरी, जो लाइन्स है वो आप देख लीजिएगा बुक से। स्टैंजा 1 हमें ये बताता है कि व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। वो बच्चा जो है जो समुद्र किनारे खेल रहा था फुटबॉल से, उसकी बॉल जो खो गई है, अब वो बच्चा कैसा है और अब वो कैसा जब जिसने अपनी बॉल जिसकी खो गई है। तो एक यंग बॉय है, लॉसेस हिज बॉल व्हाइल प्लेइंग, वो खेलते हुए अपनी बॉल को खो देता है और उसकी बॉल बाउंसेस डाउन द स्ट्रीट एंड फॉल्स इन द वाटर। पानी में वो गुम हो जाती है। द बॉय इज इमोशनली डिस्टर्ब एंड वॉचेस हेल्पलेसली। द पोएट डज नॉट सजेस्ट बाइंग अ न्यू बॉल बिकॉज ही वांट्स द बॉय टू लर्न अ लाइफ लेसन। अब सिंपली इसमें आप ये सोचेंगे, अगर इफ आई टॉक टू योर माइंडसेट एट व्हाट लेवल यू आर, तो यू विल बी थिंकिंग कि ठीक है उसकी बॉल खो गई तो दूसरी बॉल ले लेगा, उसमें क्या है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन इस पोएम में बताने की कोशिश ये की गई है कि पोएट जो है वो ये सजेस्ट करते हैं कि एक बच्चा है जिसकी बॉल जब खो जाती है तो वो बड़ा परेशान है, बहुत हेल्पलेसली देख रहा है, उसकी बॉल को खोज रहा है, उसको मिल नहीं रहा है, वो बड़ा हेल्पलेस फील कर रहा है खुद को। और इसी के थ्रू पोएट हमें ये बता रहे हैं कि इसी तरह लाइफ भी है, जब चीजें कैसे खो जाती हैं उसके साथ कैसे एडजस्ट करते हैं, कैसे हम उस चीज को फील करते हैं। लेकिन पोएट ये सजेस्ट नहीं करते हैं कि दूसरी बॉल खरीद लीजिए, क्योंकि पोएट चाहते हैं कि इंसान और वो बच्चा, जिस बच्चे को उन्होंने देखा था, वो इस चीज को समझे कि कोई जिम्मेदारी क्या होती है। वो बॉल को अगर बच्चा वो संभाल के रखता खेलता तो शायद वो बच जाती या अपनी जिम्मेदारी उसको संभाल लेता, लेकिन उसने नहीं संभाला तो उससे उसका क्या लॉस हुआ है, उसने अपनी बॉल को ही खो दिया है। इसीलिए पोएट उसको सजेस्ट ही नहीं कर रहे हैं कि वो बॉल दूसरी ले ले, या फिर दूसरी बॉल से मतलब कि वो सजेस्ट कर रहे हैं कि अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी वो ऐसे इग्नोर नहीं कर सकता या फिर किसी को भी नहीं करना चाहिए। पोएट जो स्टैंजा फर्स्ट है उसमें यही बताया गया है। नेक्स्ट कम्स द स्टैंजा 2 what talks about he is learning well behind his desperate eyes. The boy starts to understand loss, responsibility and growing up. He realizes that no one can replace everything we love. The poet observes silently, letting the boy process this moment. मतलब कि इसको आप बिल्कुल कॉपी कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। अब सेकेंड स्टैंजा में पोएट ये बता रहे हैं कि अब उस बच्चे को तो बॉल उसकी खो गई, अब उसको सोच रहा है, तो उसी के थ्रू पोएट हमें सिम्बलाइज करते हैं कि उसी के थ्रू बच्चा सीख रहा है कि अब जो उसकी वो जो देख रहा था उसकी जो बॉल खो गई है, उसी के थ्रू वो लाइफ के लेसन्स को भी सीख रहा है कि जिम्मेदारियों को संभालना कितना जरूरी है। और किसी भी चीज को अगर कोई खो गया है, मान लीजिए हमारे कोई लव्ड वन है जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं और वो खो गया है, तो वो वापस कभी नहीं आएगा। और कोई अगर दूसरा आ भी जाए तो वो उसकी कमी पूरी नहीं कर सकता। अगर हम दूसरी बॉल, मान लीजिए उस बच्चे को हम दूसरी बॉल दे भी दें तो एग्जैक्टली वैसी बॉल तो उसको मिलेगी नहीं, और वो उस बॉल से जो न्यू बॉल आएगी उससे वैसे ही अटैच नहीं हो पाएगा जैसे वो अपनी पुरानी बॉल से था। ठीक है, ये सिंबलाइज कर रहा है हमारे रियल लाइफ को भी कि इंसान के जीवन में ऐसे ही होते हैं, हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। और इस तरीके से दिखाया गया है कि वो बच्चा जब धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हो रहा है और अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ रहा है, और वो ये समझ रहा है कि कोई भी किसी की कमी कभी पूरी नहीं कर सकता। यही इस पोएम का फिलोसॉफिकल मीनिंग है और डीप मीनिंग है। मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा स्टैंजा क्या कह रहा है। ठीक है, और उससे वो पोएट दूसरी बॉल खरीदने के लिए भी नहीं करते हैं, और पोएट उसे साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बच्चा कैसा सोच रहा है, क्या कर रहा है। सेंट्रल आइडिया में यही कहता है कि द पोएम कन्वेज दैट लॉस इज एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ एंड वी मस्ट लर्न टू एक्सेप्ट एंड डील विद इट। द बॉयज एक्सपीरियंस एट लॉसिंग द बॉल मिरर्स रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑफ इमोशनल लॉस एंड ग्रोइंग मेच्योरिटी। सिंपली वही मैंने जो अभी बताया आपको कि वो जो पोएम है पूरी यही बता रही है कि उस बच्चे की जो बॉल है वो खो गई है, और ये बता रहा है कि जो
लॉस है किसी का भी, चाहे किसी भी चीज का हो, ऑब्जेक्ट का हो, इंसान का हो, कुछ भी हो, वो इनएविटेबल है, मतलब हम उसको दोबारा नहीं पा सकते। अगर वही चीज खो गई है तो उसकी कमी कुछ पूरा नहीं कर सकता। और ऐसे ही वो बच्चा भी धीरे धीरे ये सीख रहा है और धीरे धीरे वो मेच्योर हो रहा है। ठीक है, इसको हम अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से भी जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट कम्स द डिफिकल्ट वर्ड्स। व्हाट आर दे? मेरीली। मेरीली मीन्स होता है हैप्पीली, मतलब कि खुशी से, हैप्पी, मैरी, ये सब होता है खुशी से। देन रिजिड। रिजिड मतलब होता है बहुत अकड़ा हुआ, जैसे जो कोई कुछ लोग होते हैं बड़े रिजिड होते हैं, वो जो वो कह रहे हैं वही सही है, वो दूसरे की बात नहीं सुनेंगे, इनको कहते हैं रिजिड। ट्रेमलिंग मतलब होता है शेकी, मतलब कि जैसे कि कांपना, जैसे कि लड़खड़ाना, डरना किसी चीज से, कि बहुत दुखी है तो बहुत दुखी होकर हम कैसे बिल्कुल लड़खड़ाने लगते हैं, बहुत सैड हो जाते हैं, वैसा। और ग्रीफ का मतलब तो दुख होता है, बहुत आसान है इसको समझना। देन कम्स द हार्बर। हार्बर मीन्स होता है बंदरगाह है, मतलब ए प्लेस वेयर शिप्स डॉक नियर द शोर, मतलब वो जो समुद्र के किनारे जहाँ जहाज उतरते हैं ना, उसको कहते हैं हार्बर कहते हैं। और देन कम्स द इंट्रूड। मतलब इंट्रूड मतलब होता है टू इंटरप्ट और इंटर विदाउट परमिशन, कहीं पर भी बिना किसी के परमिशन के घुस जाना, इंट्रूड कर देना। मतलब इंट्रूडर्स मतलब जो जैसे कि बिना किसी परमिशन किसी घर में डकैती कर देना और बिना किसी के परमिशन के घर में एंटर कर जाना, ये सब इंट्रूड कहते हैं इसको। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि जिम्मेदारी। और पोजेशंस मतलब थिंग्स जो हमारे पास होती हैं। पोजेस करना मतलब किसी चीज को अपने पास होना, और पोजेशंस मतलब वो चीजें जो हमारे पास हमारे खुद के अधिकार में होती हैं। एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है? ज्ञान दर्शन। मतलब एपिस्टेमोलॉजी एक ऐसा वर्ड है जिसको समझना बहुत जरूरी है, बट नॉट ऑफ योर लेवल, आपके लेवल के लिए नहीं है, लेकिन स्टडी ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि जब हम अपने कॉग्निटिव लेवल पे आते हैं, जब हम किसी चीज को ये समझने लगते हैं कि कोई, अगर हमें कोई नॉलेज मिली है कि जैसे कि पृथ्वी जो है वो गोल है, हम पहले छोटे थे तो हमें रटा दिया गया कि पृथ्वी गोल है, लेकिन जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं तो हम जब ये सोचना शुरू करते हैं कि हमें ये पता कहाँ से चला कि पृथ्वी गोल है, और हमें इस नॉलेज कहाँ से मिला, मतलब ये जो नॉलेज हमें मिली हुई है कि पृथ्वी गोल है, इस नॉलेज को कहाँ से हमें मिला है, ये नॉलेज ये आया कहाँ से, इसका फैक्ट क्या है, इसका जब हम खुद से एनालिसिस करने लगते हैं, समझने लगते हैं, अंडरस्टैंड करने लगते हैं चीजों को, तब वो कहते हैं, उसको कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी, कि किसी ज्ञान के बारे में ज्ञान प्राप्त करें, एपिस्टेमोलॉजी होती है। ये मेच्योर होने के बाद ये लेवल होता है, हम सबके जीवन में आता है जब हम कुछ खुद से कुछ सोचना शुरू करते हैं कि कोई भी चीज ऐसी क्यों हुई, कोई चीज वैसी ही क्यों नहीं रह गई, ये होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? पोएम का जो टाइप है वो थोड़ा रिफ्लेक्टिव है और फिलोसॉफिकल है, वो मैंने बता दिया, थोड़ी डीप पोएम है। देन कम्स द टोन, जो कि थॉटफुल है। राइमिंग स्कीम क्या है? फ्री वर्ड्स में, इसमें कोई राइमिंग स्कीम है ही नहीं। मैंने फ्री वर्ड्स बताया था जिसमें कोई भी लय नहीं बनता है किसी पोएम में, वो होता है फ्री वर्ड्स में। लिटरेरी डिवाइसेस है, मेटाफर्स है। मेटाफर मतलब बॉल को एक ऑब्जेक्ट के थ्रू और इनोसेंस के थ्रू यूज किया गया है। मेटाफर मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कंपेयर करना किसी एक बहुत ही डिफरेंट चीज से, लेकिन उसमें उसका कंपैरिजन के वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं। बॉल को हम किससे सिंबलाइज कर रहे हैं? बॉल मतलब हमारा जो चाइल्डहुड है, इनोसेंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसको हम सिंबलाइज कर रहे हैं बॉल से। ये मेटाफर का यूज यहाँ किया गया है। सिंबॉलिज्म तो वो तो है ही, बॉल सिंबलाइज कर रहा है। देन द रेपिटेशन इज व्हाट इमेजरी क्रिएट्स अ विजुअल ऑफ द बॉल बाउंसिंग एंड डिसअपीयरिंग। ये तो हम इमेजरी का यूज तो है ही पोएम में, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो हमें लग रहा है कि वो बच्चा है, वो बॉल है, वो हमारे सामने हो रही है चीजें। देन कम्स द इलिट्रेशन, वो बता दिया है मैंने। मोरल मैसेज सिर्फ इतना ही है कि लाइफ इंक्लूड्स लॉस एंड वन मस्ट लर्न टू डील विद इमोशंस इंस्टेड ऑफ एस्केपिंग। पेरेंट्स एंड टीचर्स कांट shield children from every pain. Accepting and moving on is a key to growth. कहने का मतलब यह है कि लाइफ में केवल खुशियां ही नहीं है, दुख भी है, लॉस भी है, सैडनेस भी है, और जो टीचर्स होते हैं और जो पेरेंट्स हैं वो सभी चीजों को डील नहीं कर सकते। तो हमें किसी लॉस पर दुखी होने के बजाय और उसके बारे में सोच कर परेशान रहने के बजाय हमें ये सोचना चाहिए
कि अब उससे मूव ऑन कैसे करें, मतलब उसको छोड़कर आगे कैसे बढ़ें और लाइफ को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कैसे जिया जाए, ये हमारा होना चाहिए, हमारा ड्यूटी होना चाहिए। बस एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स है, इसको देख लेंगे आप। माइंड मैप भी है, ये आपके लिए है, ये आप पढ़िएगा खुद से और इसको ऑब्जर्व करिएगा कि कैसे है, याद करिएगा। रिकैप में भी वही चीजें हैं कि एक बच्चा है, खो गया है, बहुत परेशान है, धीरे धीरे मेच्योर हो रहा है, वो समझ रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ऐसी होती हैं, उसको नई बॉल इसलिए नहीं मिल रही है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए नहीं मिल रही है कि उसको ये पता चले कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना कितना मुश्किल है, कैसे संभालना चाहिए। बस थैंक यू नोट ये आपके लिए है कि ये जो बॉल पोएम है ना, ऑलवेज रिमेंबर दैट लाइफ डजंट ऑलवेज गिव थिंग्स बैक समथिंग, समटाइम्स इट गिव्स अस लेसन्स इंस्टेड ऑफ रिप्लेसमेंट्स, फेस लॉस ब्रेवली एंड ग्रो स्ट्रॉन्गर। कहने का मतलब ये है कि लाइफ हमेशा ऐसा नहीं होता है कि लाइफ हमें कुछ वापस भी करे, कुछ हमसे छीने तो कुछ वापस भी करे, ऐसा जरूरी नहीं है लाइफ में। तो कभी कभी हमारे जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हमें लगता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, लेकिन एक्चुअली जीवन में हमेशा ऐसा नहीं है कि लाइफ अगर आपसे कुछ छीन रही है तो वो आपको वापस ही देगी, नहीं। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन ये है कि वी शुड नो एंड वी शुड अंडरस्टैंड हाउ टू डील विद दीज काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम, कि अगर लाइफ में कुछ वापस बैक नहीं भी कर रही है तो हम उसके साथ कैसे डील करें और कैसे रह सकते हैं। ये ही इस पोएम का मेन मोटो है कि ये पोएम हमें यही सिखाती है। बहुत अच्छी पोएम है, लाइन बाय लाइन पढ़िएगा, बहुत अच्छा लगेगा, यू विल फील वेरी सेटिस्फाइड एंड वेरी काम, लाइक आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के। इफ यू रीड दिस पोएम वेरी डीपली, तो पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आज की पोएम में बस इतना ही, बस ये याद रखेंगे कि लाइफ हमेशा कुछ भी वापस नहीं करती है, तो जो हमारे पास है उसके साथ बहुत खुशी से रहिए और हमेशा अच्छा करते रहिए और सैडनेस को मूव ऑन करिए और लाइफ में आगे बढ़िए। ठीक है, बस आज की पोएम में बस इतना ही। मिलते हैं हमारी अगली पोएम में और एक अच्छी ऐसे ही डीप पोएम के साथ और फिलोसॉफिकल मीनिंग के साथ।